अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, यानी कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, अकाउंटेंट हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी सैलरी और उसके साथ अपने इस बिजनेस को किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल रिटर्न पे जाना है और यहाँ पे टैक्स ईयर वो बाय डिफॉल्ट आपका उठा लेगा 2025। आप उसको क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनाब स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप टैक्स रेजिडेंट हैं। टैक्स रेजिडेंट वो होता है जिसका ड्यूरिंग द टैक्स ईयर कब से कब तक होता है? 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 तक हमारा ये टैक्स ईयर जिसकी हम रिटर्न करने जा रहे हैं। इसमें वो कह रहा है कि क्या आप 183 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद थे? अगर आप मौजूद थे तो आप रेजिडेंट हैं। अगर आप मौजूद नहीं थे तो फिर आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेजिडेंट है। लेकिन हम रेजिडेंट यानी कि यस को क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉन्टिन्यू। अब थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ। मैंने जूम ज्यादा इसलिए किया होता है ताकि जो लोग फोन पे देखते हैं उनको भी क्लियरली नजर आए। अब वो आपसे पूछ रहा है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास सैलरी है। सैलरी के अलावा हम यहाँ पे क्लिक कर दें पेमेंट फॉर सर्विसेज, उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें और ये हमारे पास एक नॉर्मल रिटर्न खुल जाएगा। फिर हम फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ये हमारे जो दो मेन सोर्सेज हैं जिनको हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं, पहला है सैलरी और दूसरा है बिजनेस। पहले हम सैलरी पे फोकस करते हैं। सैलरी के लिए हमारे पास जो जो चीजें होनी चाहिए, हमारे पास सबसे पहले मौजूद हो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर पूरी डिटेल्स मौजूद हो कि ये फलां साहब है, ये इनका CNIC नंबर है और इतनी इनकी इनकम थी पूरे साल में सैलरी से, और उसके ऊपर इतना टैक्स डिडक्ट हुआ। कुछ मोटी मोटी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 6 लाख रुपए से ऊपर सैलरी टैक्सेबल होती है। और जिसकी सैलरी टैक्सेबल होती है उसको सैलरी के ऊपर टैक्स काटने के बाद उसकी कंपनी सैलरी पे करती है। तो आइए थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलात में आपको मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा। बहुत मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने बना के रखा है कि कोई भी बंदा इसको समझ ले अच्छे तरीके से तो इनशाला वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकता है। देखिएगा, एक बंदा है, उसकी बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपए पूरे साल में, 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 तक। अब इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है तो यही टैक्सेबल है। उसके बाद अलाउंसेस हैं, यानी कि बेनिफिट्स हैं। हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है, फ्यूल अलाउंस हो सकता है, एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, मोबाइल अलाउंस हो सकता है, मेडिकल अलाउंस हो सकता है। तमाम अलाउंसेस या बेनिफिट्स उसके 4 लाख रुपए के हैं। लेकिन इसके अंदर 1 लाख रुपए का मेडिकल अलाउंस भी शामिल है। और मेडिकल अलाउंस के ऊपर एग्जेम्पशन होती है। कितनी एग्जेम्पशन होती है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक। यानी जो बेसिक सैलरी है उसका 10% एग्जेम्प्ट होता है। हमने एग्जेम्पशन क्लेम की तो यहाँ पे जो टैक्सेबल फिगर आया वो इस तरीके से है, आप देखिएगा। टोटल में से आप एग्जेम्प्ट माइनस कर देंगे, यानी कि ये टोटल अमाउंट थी अलाउंसेस की, ये एग्जेम्प्ट यानी इसके ऊपर टैक्स नहीं है, और ये टैक्सेबल है, काबिल टैक्स। आगे परक्विजिट्स हैं, यानी कि नॉन कैश बेनिफिट्स। आपकी कंपनी आपको रिहाइश दे देती है, रेजिडेंस दे देती है, अकोमोडेशन जिसको आप बोलते हैं, वो बेनिफिट इसके अंदर आ सकता है। या फिर आपकी कंपनी आपको गाड़ी दे देती है, आपके यूटिलिटी बिल्स आपके बिहाफ पे पे कर देती है, लेकिन आपको कैश नहीं देती किसी भी सूरत में। गाड़ी मिल रही है, कैश नहीं मिल रहा आपको। यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट हो रही है लेकिन कैश नहीं मिल रहा। तो ये तमाम होते हैं परक्विजिट्स। ये भी बेनिफिट्स ही हैं। ये भी मैंने पूरे के पूरे ले लिए टैक्सेबल। अब टोटल अमाउंट जो बन रही है वो बन रही है 1260,000 रुपीज। उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट को हम करेंगे माइनस, और ये हमारे पास टैक्सेबल आ जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से सम कर दिया, मैंने टैक्सेबल तमाम अमाउंट्स को सम किया है। और हमारे पास जो टोटल आया है वो 1.2 मिलियन रुपीज का आया है, यानी 12 लाख रुपए। अब इसको हम जाके वहां पे लिख देंगे, इन तमाम चीजों को। अगर किसी को सर्टिफिकेट मिला है जिसपे फिगर लिखा हुआ है कि जनाब इतनी टैक्सेबल सैलरी है, लेट सपोज 12 लाख रुपए, और उसके ऊपर इतना टैक्स कटा है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आके टैक्सेबल सैलरी लिखेगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 लाख रुपए आपकी बेसिक सैलरी है। आपके अलाउंसेस जो हैं वो 4 लाख रुपए के हैं। लेकिन आपका मेडिकल अलाउंस भी इसके अंदर शामिल है, जो कि एग्जेम्प्ट होता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक, मैंने वो भी लिख दिया। उसके बाद आपके वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हैं जो कि शायद वहां पे 2 लाख रुपए का फिगर है। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। ये सम ऊपर करता है, देखिएगा टॉप पे।
हाँ ये 260 है, ये 260 हमने वहां पे लिया था। 1260 आपका टोटल, और इसमें से एग्जेम्प्ट माइनस, जो रिमेनिंग बचा उसके ऊपर लगेगा टैक्स 12 लाख रुपए के ऊपर। तो आइए देखते हैं, कंप्यूटेशंस पे चलेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो टैक्सेबल सैलरी है जिसके ऊपर टैक्स लगना है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, वो 12 लाख, ये अमाउंट रेलिवेंट है। ये देखिएगा वो इसको टैक्सेबल बना रहा है, इसके ऊपर टैक्स जो कैलकुलेट हो रहा है वो 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपए का टैक्स लग रहा है इसके ऊपर। ये 30,000 रुपए का टैक्स कैसे बन रहा है? सिंपल, वेरी सिंपल। ये देखिएगा, ये हमारे पास टैक्स रेट है फॉर सैलरीड पर्सन, सेक्शन 12 है, 149 है फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 1। ये आपको ऑर्डिनेंस में डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन आप इतनी डिटेल्स में ना जाएं। 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 6 से 12 तक 5% है, और 12 लाख रुपए के ऊपर डायरेक्टली अगर आप चेक करना चाहें तो रुपीज 30,000 टैक्स है। और वही सिस्टम ने कैलकुलेट किया है। मुश्किल खत्म, इसमें कोई मुश्किल नहीं। लेकिन होता क्या है कि सैलरी के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो यूजुअली पहले कट चुका होता है और गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो चुका होता है, तो हम उसको एडजस्टेबल में जाके लिख लेते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, साथ बिजनेस इनकम को भी ऐड कर दें, फिर इंशाल्लाह तमाम एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब बिजनेस रिसीट्स यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट बता रही है कि आपने 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए रिसीव किए हैं। वो आपको पता होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट साइड पे एंट्रीज मौजूद हैं उनमें से कितनी आपकी बिजनेस रिसीट्स हैं, यानी बिजनेस की वजह से आपने पैसा रिसीव किया है, आपने सर्विसेज दी हैं, और उनके अगेंस्ट कितना पैसा आपको आया है बिजनेस के अगेंस्ट। यानी ये कोई जाती तौर पे नहीं, आपको पता होता है। बिजनेस अकाउंट यूजुअली लोग अलग से खुलवाते हैं, सैलरी अकाउंट अलग होता है। और आपके जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं पूरे साल के वो 3 लाख हैं, रिसीट 7 लाख रुपए थी, जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 लाख रुपए, वो टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर बिजनेस की इनकम के ऊपर खाली हम देखें टैक्स, तो कोई टैक्स नहीं है 4 लाख रुपए तक। आइए जरा चेक करते हैं। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की आइटम्स हैं, ये 3 आइटम्स जो है ना, एम्प्लॉयमेंट इनकम यानी सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी रेंटल इनकम, और बिजनेस इनकम, ये एक ही कैटेगरी में फॉल करती हैं, इनकी क्लास एक ही है। यानी कि ये मिल के 3-3 लाख रुपए भी 9 लाख रुपए बन जाएगा, और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। वैसे अगर इनको स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें, खाली इनकम आपके पास बिजनेस से आ रही है 4-5 लाख रुपए, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। खाली सैलरी से आ रही है इतनी इनकम, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। खाली आपके पास रेंटल इनकम आ रही है 2-3-4 लाख रुपए, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। लेकिन जब ये मिलती हैं तो फिर क्लब हो जाती हैं, और उसके ऊपर टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है। आइए जरा अब करते हैं, बिजनेस इनकम की तरफ चलते हैं। मुझे सिलेक्ट करना है अदर रेवेन्यूज को, क्योंकि ये जो हमें ऑप्शन नजर आ रहा है ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे हम सबसे बेटर ऑप्शन हमारे लिए अदर्स का है। यहाँ पे हम लिखते हैं 7 लाख रुपए की रिसीट्स हैं, यानी जो पैसे बिजनेस से हमने रिसीव किए पूरे साल में, हमने जो अपनी सर्विसेज दी हैं, हमने ये अमाउंट रिसीव किए। और जो खर्चे हैं वो खर्चे आप वन बाय वन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वन बाय वन भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा ऑफिस रेंट पे है, उसका इतना रेंट है, और जो मेरे टैक्सेस एडजस्ट नहीं हो सकते वो यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई स्टाफ रखा हुआ उनकी सैलरीज आ सकती हैं, गाड़ी बाइक जो भी आप यूज करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, उसके जो खर्चे हैं वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं, बिजली पानी गैस। लेकिन आप टोटल भी लिख सकते हैं, आप टोटल भी लिख सकते हैं। मेरे टोटल खर्चे मैंने 4 लाख रुपए बताए, आप टोटल में आगे लिख दें। और अभी आपको पता चलेगा कि बिजनेस से जो आपने नेट इनकम जनरेट की वो 3 लाख रुपए की, और 3 लाख रुपए की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप देखें, ये रेट्स हैं नॉन सैलरीड पर्सन के लिए। यहाँ पे भी जो 6 लाख तक एग्जेम्पशन है, उससे ऊपर अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स है। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी, एक ही क्लास में फॉल करती हैं ये इनकम्स, तो ये क्लब हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी फॉर टैक्सेशन पर्पस। कंप्यूट करेंगे आप, और आपको अंदाजा होगा कि सैलरी की इनकम 12 लाख रुपए,
और बिजनेस की इनकम हमारी है जी 15 लाख रुपए। और इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो 75,000 रुपीज लग रहा है। 75,000 रुपीज, मेरा ख्याल है शायद हमने एक फिगर गलत ले लिया। हाँ जी, बिजनेस एक्सपेंसेस हमने कम लिखे हैं। हम उनको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम कंसिस्टेंट रहें अपने उस सिनेरियो के साथ जिसको हमने बेस बनाया है। बिजनेस एक्सपेंसेस जो हमने लिए थे वो 3 लाख रुपए हैं वहां पे। हमें उसके साथ ही कंसिस्टेंट रहना है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये वो सिनेरियो जिसमें आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। अब देखें, 12 लाख रुपए सैलरी से और 4 लाख रुपए बिजनेस से नेट, ये 16 लाख रुपए बनते हैं। इसके ऊपर 170,000 रुपीज का टैक्स लग रहा है। 170,000 रुपीज। अब ये किस तरह से लग रहा है? ये बहुत ज्यादा टैक्स है। दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज इनसेन। आप गौर कीजिएगा कि अगर आपकी इनकम के ऊपर सैलरी वाले रेट्स लगे तो 12 लाख रुपए तक 30,000 का टैक्स है। और उससे ऊपर जो 4 लाख रुपए है उसके ऊपर 15% है, यानी वो 60,000 बनेगा। 60 + 30 कितना होगा? 90,000। लेकिन ये 170 है, इसका मतलब है रेट्स कोई और लग रहे हैं। आप नॉन सैलरीड वाले रेट्स देख लीजिए। 16 लाख पे आप चेक करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा 170, इसका मतलब नॉन सैलरीड रेट्स लग रहे हैं। अब आप हैरान होंगे, आप कहेंगे कि जनाब सैलरी की इनकम ज्यादा है लेकिन रेट नॉन सैलरीड लग रहा है, ये क्या वजह है? तो आइए थोड़ा सा आपको ये समझा दूं, क्लियर कर दूं। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा छुपा के रखा है। दो सिनेरियोज हैं। सिनेरियो नंबर 1 है सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। हमारे केस में टैक्सेबल इनकम है 16 लाख रुपए। सैलरी अगर लेस देन और इक्वल टू 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम हो तो फिर कौन से रेट्स लगते हैं? फिर लगते हैं नॉन सैलरीड, यानी कि बिजनेस वाले, सारी इनकम के ऊपर। लेकिन अगर सैलरी ग्रेटर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम हो तो फिर सैलरी वाले रेट्स लगते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। तो हमारे केस में क्या है कि सैलरी कितने परसेंट है आप देख सकते हैं। हमारे पास जो सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सैलरी और बिजनेस इनकम। जनाब हमारे पास सैलरी है टैक्सेबल 12 लाख रुपए और बिजनेस इनकम है 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे इनको क्लब करते हैं ना जब आप, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आती? 16 लाख रुपए। अब सैलरी इसका कितने परसेंट है? गौर कीजिएगा, अभी पता चल जाएगा। सैलरी इसका एग्जैक्टली 75% बनती। अभी 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 अंदाजा हो जाएगा। एक मिनट जरा रुकिएगा, परेशान नहीं होना। एग्जैक्टली 75% बन रही है। लेकिन सैलरी वाले रेट्स कब लगेंगे? जब सैलरी इज ग्रेटर देन 75% हो। अब सैलरी इस केस में ग्रेटर देन नहीं, सैलरी क्या है? लेस देन और इक्वल, यानी इक्वल है 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम के। दिस इज टैक्सेबल इनकम। मैं T.I लिख देता हूँ। सैलरी इक्वल है तो इसका मतलब कौन से रेट्स लगेंगे? नॉन सैलरीड रेट्स। अब नॉन सैलरीड रेट्स लग रहे हैं, तो इस सूरत में हम क्या करें कि हमारी इनकम के ऊपर सैलरी वाले रेट्स लग जाएं? आप दो काम कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको एक मुनासिब लगे। या तो आप अपनी सैलरी को थोड़ा सा चेंज कर लें या बिजनेस इनकम को चेंज कर लें। आपने कोशिश करनी कि आपकी सैलरी जो है ना वो ग्रेटर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम हो जाए। या तो सैलरी को बढ़ा लें या बिजनेस इनकम को थोड़ा सा कम कर दें। आइए चेक करते हैं। देखिए मैं आपको टेक्निक्स भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, क्योंकि इस सिनेरियो में अक्सर लोग बड़े परेशान होते हैं। आप बिजनेस इनकम को थोड़ा सा कम कर दें, आप 650 कर दें। और अब आके आप चेक कर लें, उम्मीद है कि रिलीफ मिल गया होगा।
अभी भी नहीं मिला। अभी भी हमें नहीं मिल गया, मिल गया। रिलीफ हमें मिल गया। अब सैलरी वाले रेट्स लग गए। अब गौर कीजिएगा, 12 लाख रुपए तक 30 हजार रुपए का टैक्स है। उससे ऊपर 3.5 लाख रुपए के ऊपर 15% का टैक्स है। ठीक है, अब हम सैलरी वाले रेट्स में आ गए, वरना तो 170 था। ठीक हो गया। तो ये आपको बेनिफिट हुआ है, तकरीबन 90,000 रुपीज का आपका टैक्स कम हो गया। थोड़ी सी आपने इनकम को चेंज किया, 10-20 हजार रुपए भी करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आप अपने टैक्सेस को एडजस्ट करें। एडजस्टेबल पे आए, सबसे पहले सैलरी का टैक्स लिखें। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149। सैलरी आपकी टैक्सेबल आप यहाँ पे लिख दें वो बेहतर है। वैसे लोग टोटल भी लिख देते हैं। उसके ऊपर टैक्स है 30,000 रुपीज का। देन ये आप देखते जाएं, कहीं पे कोई आपका टैक्स कटा हुआ है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोई नई गाड़ी खरीदी है, उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैक्स लग गया। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके ऊपर लग गया। कोई प्रॉपर्टी बेची है, वो सारे आप एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीफोन बिल के ऊपर लग गया, प्रीपेड टेलीफोन कार्ड यूज किया, आपने करना क्या है, उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप जोंग के, टेलीनॉर के, यू फोन के, जिसके भी कस्टमर हैं, आपने नंबर लिखना है। आपने बताना है कि मेरा ये कनेक्शन है, और उसकी ऐप से आपने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेना है। उसमें लिखा होगा कि आपने साल भर में इतने का बैलेंस यूज किया। लेट सपोज जी आपने 3,000 रुपए का बैलेंस यूज किया, और 440 रुपीज आपके कटे हैं। इस तरह से हो सकता है, या आप इसको थोड़ा सा फिगर को ज्यादा कर लें, तो राउंड कर देते हैं आपके लिए। 10,000 रुपए का आपने बैलेंस यूज किया, और आपका जो टैक्स कटा है वो कोई 14 समथिंग। ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है जनाब, इस तरह आप मल्टीपल नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये प्रीपेड टेलीफोन कार्ड है ना, इस पे फिर क्लिक करें, दूसरा नंबर ऐड कर लें उसका, उसकी डिटेल्स दे दें, तीसरा नंबर ऐड कर लें। लेकिन ये रिसीट्स और वैल्यू जरूर लिखें, अदरवाइज आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। वो मांगेगा आपसे वैल्यू, वो कहेगा प्लीज प्रोवाइड रिसीट्स और वैल्यू। देन इंटरनेट, इसका आप लिखेंगे जो भी आपका यूनिक एक नंबर वगैरह होता है, आईडी। और नीचे लिखेंगे आप जिसके कस्टमर हैं, उसकी भी आप बताएंगे रिसीट्स और वैल्यू। उसके ऊपर फिर आप बताएंगे टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है। वैल्यू आपने जरूर लिखनी है, लेकिन मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूँ इस वक्त, 4,000। इसी तरह आप नीचे आएंगे, कहीं भी कोई भी टैक्स डिडक्ट हुआ है और जो आप समझते हैं कि एडजस्टेबल है, वो आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे। ये आप लिख दें, क्योंकि ये वो हैं जो बहुत यूजुअल हैं। मैंने वो आपको सारे बता दिए। कोई एक दो वीडियोस में अनयूजुअल टैक्सेस पे भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, जिनको लोग इतना रूटीन में नहीं जानते, नहीं देखते। उसके ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। आप पाकिस्तान से बाहर कोई अमाउंट भेज रहे हैं, कोई परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी आइटम आप परचेज कर रहे हैं, उसकी पेमेंट आपने की है थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड, तो जितनी भी अमाउंट टैक्स की है आपकी, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब ये सारे हो गए। उसके बाद आप आएंगे कंप्यूटेशंस पे, और आके चेक करेंगे। देखिएगा आपकी 15,50,000 रुपए टैक्सेबल इनकम है, और इसके ऊपर सैलरी वाले रेट्स लगे। यानी 12 लाख तक जो है रेट कौन सा लगा है, 5% का। और उससे ऊपर वाली इनकम 350 के ऊपर 15% लगा है। ये आप जरूर याद रखिएगा। अब इसमें से कितने एडजस्ट हो गए, ये देखिएगा। विद होल्डिंग कितना है, 37,250 रुपीज। जो रिमेनिंग है उसका आप चालान बनाएं और जमा करवा दें। यहाँ पे प्रीपेयर PSID का ऑप्शन आ रहा है। मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रख रहा हूँ, वरना सारी डिटेल सामने आ जाती है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी PSID जनरेट हो जाएगी। उसके थ्रू आप इजी पैसा से, जैज कैश से, मोबाइल पे आपकी बैंकिंग ऐप होती है उसके थ्रू, ATM के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। वहां पे जाके आपने FBR लिखना है। वो आपसे PSID मांगेगा, जो आईडी से जनरेट की है वो यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पेस्ट कर दें, और चालान आपका जमा हो जाएगा।
देन आपने क्या करना है, ये जो आपके पास अमाउंट है टैक्सेबल, इसको आपने लेके जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। इसको आपने वेल्थ स्टेटमेंट में लेके जाना है, क्योंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। रिकॉन्सिलेशन में आना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी कितनी अमाउंट टैक्सेबल है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। आप वो अमाउंट बताएंगे। क्या कोई अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी थी जनाब? 60,000 एग्जेम्प्ट था, वो भी आप बताएंगे। आपके टोटल इनफ्लोज आ जाएंगे। आपके पूरे साल के इनफ्लोज हैं 16,10,000 रुपए। अब देखिएगा इतना ही डिफरेंस आ रहा है। वो कह रहा है कि 16,10,000 रुपए अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, क्योंकि आपने बताया नहीं कि हमने इसको खर्च कैसे किया। हाउ डिड वी स्पेंड दिस अमाउंट? जो कमाई उसको खर्च भी तो किया ना। कुछ अमाउंट खर्च कर दी और कुछ बचा ली। वो आपने सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। कैसे प्रोवाइड करनी है? पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज पे आके, पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज का ऑप्शन आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी से बात स्टार्ट होती हुई, एक मिनट एक मिनट, प्रॉपर्टी से बात स्टार्ट होगी आपकी, बिजनेस कैपिटल, इक्विपमेंट, एनिमल, ये सारी डिटेल्स आपने देनी है जितनी भी आपके लिए रेलिवेंट है। बैंक अकाउंट, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई आपने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हैं आपके पास। लेकिन मैं बैंक स्टेटमेंट को सबसे पहले यहाँ पे, उसके मुताबिक 30 जून को मेरा जो बैलेंस था, आपने बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि किस बैंक में मेरा अकाउंट है। ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है। 30 जून को आपका जो बैलेंस था, यानी ईयर एंड पे आपका जो बैलेंस था, टैक्स ईयर जिस दिन एंड हुआ, क्या क्या बैलेंस था? आप कहते हैं जी 250,000 रुपीज। मल्टीपल अकाउंट्स हैं, यहां से ऐड करते चले जाएं। अब इसको कैलकुलेट करें। किसी को कोई कर्ज दिया हुआ है, वो लेने वाला है, वो यहाँ पे डिटेल्स आप उसकी प्रोवाइड करेंगे। कोई गाड़ी बाइक आपने कुछ खरीदी है, चलें जी इस साल हमने एक बाइक खरीद ली है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह प्रोवाइड करेंगे आप। लेकिन ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे आप लिख देंगे जी होंडा CD70। मॉडल भी लिख सकते हैं, 2016 है, 2015 है, जो भी है। और उसकी वैल्यू लिख देंगे। जिस दिन परचेज की, उस दिन कितने की परचेज की थी, वो आपने लिखना है। उसके बाद घरेलू साजो सामान आपके पास, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, जितने का भी है वो लिखना है आपने। वो हाउस होल्ड इफेक्ट में लिखना है। और जो प्रीशियस पोजेशन यानी गोल्ड वगैरह है, वो आपने बड़ा केयरफुली लिखना है, जीरो नहीं लिखना। जिस दिन परचेज किया गया था, ये गिफ्ट में आया था, जो वैल्यू उसकी थी वो लिख देनी है। देन आप पर्सनल आइटम, यानी आपके पास कोई लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, फोन है, वो आप लिखेंगे। और उसके बाद कैश का बैलेंस लिखेंगे। कैश का जो एक्चुअल बैलेंस है, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करें, ओवर एस्टिमेट करें, ओवर स्टेट करें, नहीं। उसके बाद एनी अदर एसेट है, कोई भी चीज आप जो ऊपर नहीं लिख पाए, आपको जगह नहीं मिली, कुछ समझ नहीं आई, आप प्लस करके डिस्क्रिप्शन ऐड करें और डिटेल में बता दें कि मेरे पास ये एसेट है और उसकी ये वैल्यू। और अगर कोई माइनर है या खातून है जो खुद रिटर्न फाइल नहीं करते, उनके नाम पे कोई एसेट है, आपने उसकी डिटेल भी देनी। अगर कोई चेंज आया इन चीज़ों में, लेट सपोज ये घरेलू आपने जो साजो सामान, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स वगैरह 850 की लिखी है, आपने इस दफा कोई नई चीज परचेज कर ली 1 लाख रुपए की, तो इस बैलेंस को आप इंक्रीज कर देंगे। अगर कोई चीज सेल हो गई, इसमें से निकाल देंगे। अब ये आपके टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट्स हैं, पाकिस्तान से बाहर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी डिटेल्स भी देनी है। और देन आपके पास टोटल एसेट्स यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप दोबारा रिकॉन्सिलेशन पे जाएंगे, आप चेक करेंगे कि आपके एसेट्स में इस दफा कितना इंक्रीज है। आपके एसेट्स में 430,000 का इंक्रीज आया है। आपके पास जो इनफ्लोज अवेलेबल थे वो 1610 के अवेलेबल थे, 16,10,000 रुपए के। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 11,10,000 रुपए है। तो 11,10,000 रुपए के आप एक्सपेंसेस लिख दें। 1110 था, एक दफा मैं दोबारा देख लूं, मैंने नहीं,
वीडियो बनाई हुई है, वेल स्टेटमेंट कैसे बनानी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइम सेव करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे। अब चेक कीजिएगा, हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो है, जीरो। अब इस रिटर्न को जब आप सबमिट करने जाएंगे ना, तो उसने आपसे एक दो चीजें मांगनी। उनमें से वो आपसे सबसे पहले तो मांगेगा बिजनेस एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल। ये आपको बिजनेस वाली टैब पे जाके मिलेगी। यहाँ पे वो कहेगा आपसे कि जनाब 3352 और 3319 में कुछ ना कुछ लिखें। तो लोग क्या करते हैं, जीरो यहाँ पे लिखते हैं और जीरो यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू प्रिपेयर बिजनेस बैलेंस शीट। ये पूरी बैलेंस शीट है, इसके ऊपर अलग से वीडियो मौजूद है। सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट और चीज़ है, ये और चीज़ है। तो इसकी वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये जब आप यहाँ पे अमाउंट्स प्रोवाइड कर देंगे, मेरे बिजनेस के कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपने क्या करना, वो एट्रीब्यूट के ऑप्शन में आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। आपने एट्रीब्यूट पे जाके बताना है कि मेरा जो बिजनेस है, वो किसी पे आप आके लिखेंगे जो भी आपकी सर्विस। अच्छा जी, एक मिनट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बेस्ड बिजनेस करते हैं आप, इसको सिलेक्ट कर लें। कोई और आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वो कर लें। लेकिन आप सर्विस प्रोवाइडर, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसको जनाब सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप जब सबमिट दबाएंगे तो वो आपसे पिन कोड मांगेगा। जो भी आपका पिन कोड है वो प्रोवाइड करें और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो जो आप पूछना चाहें, कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अपना